Hello and good evening, everyone. Today's webinar topic is investment lessons from sports. So, for this, we have with us Viral Bhatt, founder Money Mantra, personal finance expert, columnist, and speaker. Viral Bhatt is a seasoned finance advisor and the founder of Money Mantra, a consultancy dedicated to simplifying personal finance for individuals and families across India. With over 19 years of experience in wealth management and financial planning, he has built a reputation for transporting complex financial concepts into simple, actionable insights. Virar regularly contributes columns to leading financial publications such as Money Control, The Economic Times, Mint, Free Press Journal, and Gujarati Midday, along with several others. His articles focus on practices aspects of investing, retirement planning, and wealth creation, while also addressing the behavioral side of money, explaining how emotions and everyday habits shape financial decisions. Now, a short glimpse about NISM. NISM is a public trust established in 2006 by SEBI, the regulator of the securities markets in India. The institute carries out a wide range of capacity building activities at various levels aims at enhancing the quality standards in securities markets. Now, before beginning the session, I would like to request all the participants to note some important points. First, that the question will be taken at the end during the Q&A segment. Second, all participants will receive a participation certificate within 3 to 4 working days. Third, the recording of the session will be available on NISM YouTube channel. Now I request Viral sir to begin with this session. Thank you, NSM. Glad to be part of this particular session and thanks for the opportunity. मेरा नाम विरल है, विरल भट्ट, और today's session basically बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है एज रिक्वेस्टेड बाय NSM. ये जो सेशन होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. इंग्लिश में हम आज बात करेंगे. बेसिकली आज का सेशन इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि आज टेक्निकल्स हम इन्वेस्टमेंट्स की बातें इतनी नहीं करेंगे. हम जो इन्वेस्टिंग जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसको हम स्पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम इंडियंस, हम जो भारतीय हैं वो ऐसा कहते हैं कि क्रिकेट और फिल्म्स ये दो से काफी जुड़े हुए हैं. और बहुत बार हमको इन्वेस्टिंग जो सब्जेक्ट है वो बोरिंग लगता है. तो ये बोरिंग सब्जेक्ट को कैसे हम एक्साइटेड बना सकते हैं, तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स के साथ अगर देखें तो स्पोर्ट्स और इन्वेस्टिंग का जो डीएनए है वो काफी कॉमन है. तीन ऐसी बातें हैं जो स्पोर्ट्स और इन्वेस्टिंग को कनेक्टेड करती है. पहली चीज डिसिप्लिन, जो हमको स्पोर्ट्स में भी चाहिए. कोई भी स्पोर्ट्समैन आप देख लो, डिसिप्लिन उनमें रहता है, दिखता है. फिर पेशेंस, जो उनकी एफर्ट्स होती है, जो उनका धैर्य होता है, जो वो पेशेंस रखते हैं अपने थ्रू आउट द जर्नी में. आपको सिमिलरली इन्वेस्टिंग में भी उतना ही डिसिप्लिन और पेशेंस का रिक्वायरमेंट होता है, तो ही आप एक डेस्टिनेशन, जो आपका गोल है, अगर वो वेल्थ क्रिएशन है या और कोई भी गोल हो, वो आप हासिल कर सकते हैं. और लास्ट जो प्रोसेस है, जो जर्नी है, वो स्पोर्ट्समैन, जो कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी खेल हो, वहां पे जो प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप प्रोसेस सही तरीके से करते हो तो आपको सक्सेस स्पोर्ट्स में भी मिलता है और इन्वेस्टिंग में भी मिल सकता है. तो देखते हैं कि और क्या और कौन सी ऐसी बातें हैं जो स्पोर्ट्स और इन्वेस्टिंग को कनेक्ट करते हैं. ऐसा कहते हैं, इन्वेस्टिंग इज नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन. देखिए, स्प्रिंट अगर हम इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर है या इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं इक्विटी की बात करूंगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग की जब बात आती है तब इक्विटी वर्ड वो हमेशा हमारे दिमाग में कनेक्ट होता है. जब इक्विटी की बात करते हैं और जब स्प्रिंट नहीं है इन्वेस्टिंग, और क्यों मैराथन है, क्योंकि मैराथन में हमको पता है कि कितना जो हमको एफर्ट्स, कितना डिसिप्लिन और जो जर्नी है वो उसमें कितना एफर्ट लेकर हम वो जर्नी को पार करते हैं. सिमिलरली इन्वेस्टिंग ही ऐसा है, कोई ऐसा सक्सेस शॉट नहीं दे सकते हम कि भाई क्विक शॉट, क्विकली आपको कोई ऐसे
रिटर्न्स मिलना या क्विकली आपको कोई रिटर्न्स कमाना, वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है इन्वेस्टिंग में भी। एक हाथ दुखा आप डेफिनेटली आप शॉट लगाकर जीत सकते हैं, बट जो वेल्थ क्रिएशन है ट्रूली अगर कहे तो वो एक मैराथन जर्नी है। और उसमें आपको जितना आप हो सके उतना आपको पेशेंस और डिसिप्लिन रखना है, तो ही आप वो जीत सकते हो। मैराथन की बात करें तो मैराथन से फिर सेकंड हमको डेफिनेटली जो अभी स्लाइड में आपको जो पर्सन दिख रहे हैं उसेन बोल्ट, वो आपको मैराथन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में आएंगे, क्योंकि उनकी उन्होंने जो एक 9.58 सेकेंड में जो वो रेस जीते थे, वो जो 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 स्पीड से वो भागे थे, वो 9.58 सेकेंड्स हमको याद रहता है, उसेन बोल्ट का स्पीड याद आती है, राइट। बट उसके पीछे वो कम से कम उसने 20 साल ट्रेनिंग की थी, ली थी, और फिर वो जाकर उनको वो सक्सेस मिला है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमको सक्सेस बहुत ही इंस्टेंट दिखता है, और उसके पीछे का जो पेशेंस है, उसके पीछे का जो कंसिस्टेंसी है, उसके पीछे की जो मेहनत है, वो बहुत बार हम भूल जाते हैं। तो जब जब हम मैराथन की बात करते हैं, जब हम कोई रेसर की बात करते हैं, जो मैराथन में जो जीता हुआ है, जो काफी स्पीड जो टाइम हमको याद रहता है, बट उसके पीछे की जो एफर्ट्स है, उसके पीछे का जो पेशेंस है, जो जर्नी है, वो हम भूल जाते हैं। और जो जैसे शुरू में मैंने कहा कि ये मैराथन है, ये कोई स्प्रिंट नहीं है। और इक्विटी मार्केट की बात करें, ये स्लाइड में मैं एक इन्वेस्टमेंट से कनेक्ट करूंगा कि वेल्थ भी हम 9.58 सेकेंड्स में नहीं वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं, राइट। वो ओवर द डेकेड हम ऐसा कह सकते हैं कि आप इन्वेस्टिंग 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 कंसिस्टेंसी आप रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, और फिर ही आप उसको बिल्ड कर सकते हैं। ये एक पिक्चर यहाँ पे मैंने जस्ट डिपिक्ट किया हुआ है टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, कि कैसे आपको मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए, जब हम इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जब मार्केट डाउन चला जाता है, मार्केट बहुत वक्त तक नेगेटिव रिटर्न्स देता है। पर अगर वो टाइम जो है, जैसे अगर हम 2008 का हम करेक्शन देखें, ग्लोबल क्राइसिस हुए थे, और या हम 2020 का रिसेंटली कोविड क्राइसिस देखे, तब बहुत बार इन्वेस्टर्सों को लगा होगा कि मैं मार्केट से निकल जाता हूँ, मार्केट्स में रिटर्न्स नहीं आएंगे, मार्केट्स कितने भी वॉलेटाइल हो, मुझे नहीं रहना है मार्केट्स में, इट्स अ वेरी रिस्की गेम, राइट। बट जो इन्वेस्टर्स ने वो इवेंट्स को जाने दिया, इवेंट्स को पार किया, और फिर आगे पेशेंसली उन्होंने इन्वेस्टिंग करते रहे, मार्केट में बने रहे, उनको पता होगा कि कैसे रिवॉर्ड्स मिल सकता है, राइट। तो वेल्थ क्रिएशन इट्स नॉट अ शॉर्टकट थिंग, राइट। आपको जितना ज्यादा आप पेशेंस रखेंगे मैराथन में, कोई भी पर्सन, कोई भी एथलीट जितना पेशेंस, कंसिस्टेंसी और प्रोसेस को इंपॉर्टेंट में रखता है, तो डेफिनेटली सक्सेस उसके हाथों में आता है, राइट। हालांकि नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री की गेम नहीं है ये, बट हाँ, वो प्रोसेस को कंप्लीट करना, वो पेशेंस रखना और कंसिस्टेंसी दिखाना और एफर्ट्स देना, ये जो चीज हमारे हाथों में है वो डेफिनेटली हमको करनी चाहिए। टाइमली रहना, डरना नहीं, निकल मत जाना, ये हम ऐसा कहते हैं। तो ये चीज करना तो डेफिनेटली सक्सेस हमारे हाथों में आ सकता है। फिर आगे हम लेसन्स की ओर देखते हैं। जैसे एक वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस जर्नी हमने देखा, मैराथन जर्नी हम कैसे देख सकते हैं, वैसे बहुत सारे लेसन्स हमको स्पोर्ट्स से मिलते हैं। सो उसमें से सबसे पहला जो लेसन्स है वो है डिसिप्लिन का, राइट। सो डिसिप्लिन इज अ ग्रेटर देन टैलेंट, ऐसा कहते हैं। यहाँ पे एक जो टेनिस खेलते हैं एक स्पोर्ट्समैन का मैंने पिक्चर रखा है, राफेल नडाल का। राफेल नदाल काफी मशहूर है टेनिस के स्पोर्ट्स में, काफी अच्छा और काफी बड़ा सक्सेस उनको मिला है। बट उसका डिसिप्लिन के नाम से वो लेजेंड बना है, राइट।
ऐसा कहते हैं, टिम नॉक्के ने कहा है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, राइट? सो वो सोचकर अगर हम रफाल नदाल को देखें, टेनिस के गेम को देखें, तो डिसिप्लिन सिमिलरली इन्वेस्टिंग में भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे इंपॉर्टेंट है? जैसे मैं मार्केट क्रैश की बात कर रहा था, यहाँ पे मैंने यही कहा है कि भी डिसिप्लिन इन एसआईपीज, जब हम म्यूचुअल फंड में एसआईपीज करते हैं, इन्वेस्टिंग हमारी जो चलती है, डिसिप्लिन इन एसआईपीज मैटर मोस्ट देन हंटिंग द परफेक्ट स्टॉक, राइट? जब हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि भाई हम मार्केट को टाइम करने की बात करते हैं, ये मार्केट के टाइम करके ये स्टॉक्स लेने की बात करते हैं, ये सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं। बट जब हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, और वो एसआईपी अगर हम लंबे समय तक रखते हैं, राइट, जितने भी इवेंट्स हुए हैं, यहाँ पे मैंने कुछ इवेंट्स को डिपिक्ट किया हुआ है, जैसे 2008 का क्रैश हो, राइट, जो जब आईटी की बबल आई थी तब मार्केट क्रैश हुआ था, 2020 में जब कोविड आया था तब क्रैश हुआ था, और अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस, वॉर की सिचुएशन, टैरिफ की बातें, ये सब होने के बाद जब मार्केट गिरता है तब डेफिनेटली हम पैनिक हो जाते हैं। बट ये चीजों को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं हमारे इन्वेस्टिंग स्टाइल में, इन्वेस्टिंग प्रोसेस में, कि भाई हम अगर एसआईपी करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, तो हर मंथ मेरा इन्वेस्टमेंट होता है, और वो हर मंथ एफर्ट्स लगाकर, डिसिप्लिन रहकर अगर मैं एसआईपी में एक पर्टिकुलर ईयर तक बना रहता हूं, तो मुझे डेफिनेटली वो डिसिप्लिन से मुझे सक्सेस मिल सकता है इन्वेस्टिंग में भी। तो हमको याद रखना है कि डिसिप्लिन इज अ ग्रेटर देन टैलेंट। फिर पेशेंस की बात आती है, राइट? तो पेशेंस की बात जब करते हैं तो हमको चैंपियंस याद आते हैं, और उसमें फुटबॉल में अगर हम देखें तो स्पेन एक बड़ी कंट्री है जो विश्व विजेता है, वर्ल्ड कप जीता है उन्होंने। बट वो स्पेन टीम से हम क्या सीख सकते हैं? हम पेशेंस के बारे में सीख सकते हैं, राइट? इन्वेस्टिंग में भी हम पेशेंस की बात करते हैं, बट जब स्पेन की बात करते हैं, स्पेन कंट्री की बात करते हैं, फुटबॉल में उन्होंने टिकी टाका स्टाइल, एक स्टाइल होती है फुटबॉल खेलने की, जो काफी अच्छी तरीके से पेशेंस को बिल्टअप करता है, और फिर वो रिजल्ट्स देने में काम आता है। वो स्टाइल एम्फोसिस करता है मूवमेंट के ऊपर, वो स्टाइल पेशेंस को एम्फोसिस करता है, और स्पीड और फोर्स को ज्यादा तवज्जो नहीं देता है, पर वो पेशेंस को ज्यादा और मूवमेंट को ज्यादा फोकस रखता है। तो वो स्टाइल से डेफिनेटली स्पेन एज अ कंट्री फुटबॉल में उन्होंने विश्व विजेता बने हैं, और काफी बड़ी और काफी अच्छी टीम मानी जाती है। बट पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत बार अगर इन्वेस्टिंग की बात करें, इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम हमेशा कहते हैं कि मार्केट किसको रिवॉर्ड करेगा? मार्केट पेशेंस इन्वेस्टर को रिवॉर्ड करेगा। मार्केट किसको देखेगा? जो पेशेंसली इन्वेस्टिंग करता जाएगा, मार्केट उसको देखेगा, मार्केट उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड देगा, राइट? और वापस मैं बात करूंगा कि जब इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं, हम इन्वेस्टिंग में भी चैंपियंस बन सकते हैं अगर हम लगातार पेशेंसली प्रोसेस के साथ इन्वेस्टमेंट करें। वॉरेन बफेट, हाँ, हमको पता है बहुत बड़े इन्वेस्टर रह चुके हैं, राइट? उसके इन्वेस्टिंग की हम मिसाइल देते हैं, बट जब उनकी मिसाल देते हैं तब हमको ध्यान में ये भी रखना है कि उन्होंने जो वेल्थ बनाई थी, 90% जो वेल्थ है, वो जब 60 साल के बने थे, 60 साल के हुए थे, तब उन्होंने वो अपनी जो वेल्थ है वो काफी बनाई अच्छी। अभी जब वो यंग थे, डेफिनेटली उन्होंने इन्वेस्टिंग करना शुरू किया था, बट उनकी अच्छी खासी वेल्थ कब बनी थी? जब वो 60 साल के थे। उसके अंदर हमको क्या सीख मिलती है कि हमको पेशेंसली इन्वेस्टमेंट रहना है, मार्केट के इवेंट्स के साथ हमको विचलित नहीं होना है, हमको ज्यादा तवज्जो नहीं देना है। अगर मेरा गोल मैंने निश्चित किया है कि मैं ये 7 साल रखूंगा, 10 साल रखूंगा, 15 साल रखूंगा, 20 साल रखूंगा, मेरे रिटायरमेंट पे फोकस करूंगा, फिर मार्केट की कोई भी मूवमेंट होने दो, उससे मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और ज्यादा से ज्यादा मैं पेशेंसली कैसे निवेश करता रहूं, इन्वेस्टिंग करता रहूं, और मुझे रिवॉर्ड मिले। कंपाउंडिंग की बात करते हैं, इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब मैं ज्यादा साल तक रहता हूं मेरे इन्वेस्टिंग में,
जितना मैं पेशेंस रखूंगा मेरे इन्वेस्टिंग में, उतना कंपाउंडिंग वर्क अच्छे से हो सकता है। वॉरेन बफेट के केस में भी यही हुआ कि वो इन्वेस्टिंग करते रहे करते रहे करते रहे, अपना इन्वेस्टमेंट अपने आप कंपाउंड होके, मल्टीफोल्ड होकर, और मल्टी वेल्थ क्रिएशन उनके लाइफ में आई। सिमिलरली हमारे लाइफ में भी वो आ सकता है, बन सकता है और हो सकता है। सिर्फ हमको जो टिकी टाका स्टाइल जो था फुटबॉल का, स्पेन ने जो रखा था, वही पेशेंस से हमको हमारा जो इन्वेस्टिंग है वो स्टाइल रखना पड़ेगा, फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर हम देखें, हम डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोच सकते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो क्रिकेट और एक पर्टिकुलर टीम के बारे में हम सोचे। देखिए, स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट में ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स है जहां पे टीम वर्क करती है। फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जहां पे टीम काफी अच्छे से एक कलेक्टिवली जीत हासिल कर सकती है। टीम स्पोर्ट अगर हम देखें, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, राइट, ये सब जो टीम स्पोर्ट्स है, और भी बहुत सारे टीम स्पोर्ट्स है, बट टीम स्पोर्ट्स से हमको क्या सीखना है कि भाई डाइवर्सिफिकेशन। वेदर इन क्रिकेट और फुटबॉल, सक्सेस नीड द होल टीम, नॉट वन हीरो। देखिए, हम बहुत बार इन्वेस्टिंग में डाइवर्सिफिकेशन के बारे में नहीं सोचते। हमको ऐसा लगता है कि मैं रियल एस्टेट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके मुझे मेरा वेल्थ क्रिएशन होगा, मैं सिर्फ फिक्स डिपॉजिट्स में ही इन्वेस्टमेंट करूंगा क्योंकि वो रिस्क फ्री है, तो मुझे वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा, राइट। बट मैं ऐसा नहीं मानता, मैं ऐसा मानता हूं कि डाइवर्सिफिकेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट। आपका जो पोर्टफोलियो है, डाइवर्सिफिकेशन भी टीम स्पोर्ट जैसा होना चाहिए, जहां पे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन देता हो, जो इक्विटी में निवेश करता हो, जो डेट में निवेश करता हो, जो गोल्ड में निवेश करता हो, जो रियल एस्टेट में भी निवेश करता हो। हमको यहाँ पे से ये सीखना है, ये देखना है कि हम हमारा पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड कैसे बना सके। देखिए, अ चैंपियन टीम विल ऑलवेज बीट अ टीम ऑफ चैंपियंस, राइट। तो चैंपियन टीम कैसी होनी चाहिए, जहां पे अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो, टेस्ट क्रिकेट की बात करूं तो द्रविड़ जैसा प्लेयर भी होना चाहिए, और इक्वली ऋषभ पंत जैसा भी प्लेयर होना चाहिए। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो देर आर 3 फॉर्मेट्स। वनडे, तो वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसा प्लेयर भी होना चाहिए। T20 सूर्य कुमार यादव जैसा भी प्लेयर होना चाहिए, राइट। वनडे की बात करूं तो हार्दिक पांड्या जैसा भी प्लेयर हमारे टीम में होना चाहिए। तो कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे टीम स्पॉट को तो नहीं चलेगा। हमको डाइवर्सिफिकेशन, इक्वली डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट वाले प्लेयर्स चाहिए होंगे। और जब डिफरेंट डिफरेंट टाइम आता है, क्योंकि जो मैंने 3 फॉर्मेट्स की बात की, हर एक का फॉर्मेट डिफरेंट डिफरेंट होता है, और हर एक के टाइम पे चलना चलना और चलाना वो एक अलग चीज होती है। बहुत बार ऐसा हम कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इक्विटी मार्केट नहीं चलता है, हमने ये देखा, मैं अभी करंट सिचुएशन की बात करूं तो ऐसे बहुत सारे मंथ्स आए 2025 में जब इक्विटी मार्केट्स नहीं चला, राइट। मार्केट कम से कम 20-30% डाउन चला गया। बट अगर हमको पता है कि गोल्ड और सिल्वर अगर हमारे पोर्टफोलियो में है, तो गोल्ड और सिल्वर ने काफी अच्छी तरीके से रिटर्न्स दिए हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन उससे काम आता है। जब मैं प्लानिंग कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मुझे इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करना है और थोड़ा सा पोर्शन डेट में भी रखना है। डेट हमको फिक्स रिटर्न्स देगा, और इक्विटी भले वॉलेटाइल हो, पर मैं अगर लॉन्ग टर्म तक रखता हूं तो मुझे काफी अच्छे खासे रिटर्न्स आ सकते हैं, जो इन्फ्लेशन बीटिंग भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करना और टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स लाना, वही तो काम होता है इन्वेस्टिंग का, राइट। तो डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। जैसे हम स्पोर्ट्स में देखते हैं कि भाई क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, वो टीम गेम है, टीम के साथ बनती है, इंडिविजुअल की गेम नहीं है ये। जब सारे प्लेयर एक साथ आकर, एकजुट आकर खेलते हैं और अपना जो कर्तृत्व है वो दिखाते हैं, तब वो हमको जीत हमेशा हासिल हो सकती है। तो टीम को ध्यान रखिए, स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टीम जब बनाते हैं, तभी डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ऐसे ही टीम बनानी है। हमारा पोर्टफोलियो भी ऐसा ही डाइवर्सिफिकेशन वाला होना चाहिए, जहां पे इक्विटी भी हो, डेट भी हो, गोल्ड भी हो, सिल्वर भी हो, फिर फॉरेन इक्विटीज के इन्वेस्टिंग भी हम कर सकते हैं, और रियल एस्टेट में भी हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा उसको बैलेंस रखें, तो ही हम रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, जब हम डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में डालते हैं, तो जो रिस्क होता है एक पर्टिकुलर एसेट क्लास का, वो भी मिनिमाइज होता है, और हमको इन्फ्लेशन बेटिंग रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। तो
स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सोचते हैं और इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सब सोचते हैं, तो डाइवर्सिफाई इज ऑल्सो अ वेरी बिग रोल इन आवर इन्वेस्टिंग एज वेल एज इन आवर स्पोर्ट्स, राइट। अभी हम देखेंगे कि जो फोर्थ लेसन आज के दिन का अगर हम सोचेंगे, तो सिमिलरली एडेप्टिंग टू कंडीशंस, राइट। स्पोर्ट्स में भी जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो वो स्पोर्ट्स खेलते हैं, वहां पे सिचुएशन को अडेप्ट करके खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको पता है कि जब हम टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट डेज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टाइल हमको अपनानी पड़ती है। अगर सिमिलरली मैं बात करूं F1 रेस के, बहुत लोग ने F1 रेस देखी होगी, उसमें लुइस हैमिल्टन के बारे में बहुत बार बात होती है। वो जब भी F1 रेस में पार्टिसिपेट होते हैं, तब वो पिट स्टॉप यानी एक पर्टिकुलर टाइम आता है, तब उनको अपने जो टायर्स है वो चेंज करने रहते हैं। जो जो वो कार जो चला रहे हैं, वो कार में जो कुछ बदलाव करना है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है F1 रेस के अंदर। तो वो जो पिट स्टॉप्स लेते हैं वो कंडीशन के हिसाब से लेते हैं, राइट। तो वो उसमें वो एडजस्टिंग भी वैसे ही करते हैं। सिमिलरली ऐसा कहते हैं, जेम्स क्लियर ने कहा है कि व्हाट वर्क्स इन अ वन सीजन मे नॉट वर्क इन द नेक्स्ट, राइट। तो सिमिलरली हमको भी एडेप्टिव बनना है। इन्वेस्टिंग वैसे ही है, एडेप्टिंग टू कंडीशंस, राइट। एडजस्ट एसेट एलोकेशन, जैसे डाइवर्सिफिकेशन होता है वैसे ही एसेट एलोकेशन भी होता है, राइट। हमको राइट बैलेंस रखना है हमारे इन्वेस्टिंग में। अगर मैं म्यूचुअल फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं और बात करूं, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड बार बार, शायद से आपको ऐसा लगता रहेगा कि मैं क्यों म्यूचुअल फंड बार बार कर बोल रहा हूं और कह रहा हूं, क्योंकि इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो काफी अच्छी तरीके से आपके डाइवर्सिफिकेशन को देखता है और एसेट एलोकेशन को भी देखता है, राइट। तो जब हम म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो म्यूचुअल फंड में ऐसा एसेट एलोकेशन हम सोच सकते हैं कि कोई भी मार्केट कंडीशन हो, आइदर बुल मार्केट, आइदर बेर मार्केट और आइदर वॉलेटाइल मार्केट, तीनों मार्केट कंडीशन में आपको म्यूचुअल फंड रिटर्न दे सकता है। म्यूचुअल फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी है, डेट म्यूचुअल फंड्स भी है और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स भी है, जो इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। तो अगर जब हम डेट में डालते हैं तो हमको हमारा जो रिस्क रहता है वो लो रहता है और हमारा पैसा है वो स्टेबल, हम उसको कह सकते हैं। जब हम हाइब्रिड कहते हैं तो वो बैलेंस अप्रोच लेता है। हमको रिटर्न्स अगर हमारे दिमाग में है कि कैसे मेरा रिटर्न्स हमको मेरे पोर्टफोलियो से ज्यादा मिल सकता है, तो मैं इक्विटी का एक्सपोजर सोचता हूं। बट मैं इक्विटी से डरता हूं, मुझे जो रिस्क है वो कम लेना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं हाइब्रिड में इन्वेस्ट कर सकता हूं, जो बैलेंस अप्रोच रखता है, जो इक्विटी में भी निवेश करता है, जो डेट में भी निवेश करता है, जो फॉरेन इक्विटीज में भी डालता है, जो कमोडिटीज में भी डालता है। तो बैलेंस अप्रोच लेता है, एसेट एलोकेशन काफी अच्छी तरीके से करता है, और रिटर्न कैसे आपको अच्छे से अच्छा आ सकता है, कैसे आपके डाउन साइड, अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हो तो डाउन साइड को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, ये काम एसेट एलोकेशन का हो सकता है। ये काम आप एसेट एलोकेशन से कर सकते हैं। इसके लिए एडेप्टिंग टू कंडीशंस, मार्केट्स में विच एवर कंडीशंस इट अकर्स इन आवर इन्वेस्टिंग, राइट, अकॉर्डिंग टू मार्केट्स, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, we should mold our investing style and we do asset allocation, राइट। सो हमारा पैसा इक्विटी में भी होना चाहिए, डेट में भी होना चाहिए, और अगर जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इक्विटी, डेट और हाइब्रिड में भी हम हमारा इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के फंड्स ले सकते हैं। और एडेप्टिंग करना सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिचुएशन के हिसाब से चलना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से हम जैसे स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैन करते हैं, हमने F1 रेस का एग्जांपल देखा, सिमिलरली हम हमारे इन्वेस्टिंग में भी इस तरह से एसेट एलोकेशन करके हमारा जो सिचुएशन के तरफ अडेप्ट होना वो कर सकते हैं। फिर पांचवी जो बात है, हैंडलिंग द प्रेशर। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, वापस मैं क्रिकेट की तरफ जाऊंगा। क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो मैंने स्लाइड में जो पर्सन का रखा है फोटो, सब उन्हीं को जानते हैं, MS धोनी, जो प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं। हमने वर्ल्ड कप 2011 का जो जीता इंडिया ने, वहां पे जो फाइनल मैच थी उसमें इनिशियली बहुत सारे विकेट्स चले गए थे, जो हमारे की बैट्समैन थे, जहां पे हमारी डिपेंडेंसी थी, आइदर वो वीरेंद्र सहवाग हो, सचिन तेंदुलकर हो, या थोड़े टाइम के बाद विराट कोहली हो, ये तीनों जन बहुत ही जल्दी आउट हो गए थे। और उसके बाद सिचुएशन को कैसे अडॉप्ट करना और
गौतम गंभीर के साथ जो उन्होंने प्रेशर में वो पार्टनरशिप की थी, तो इक्वली प्रेशर को कैसे हैंडल करना, हम ऐसा कहते हैं कि जो कामनेस एम एस धोनी में है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर जब वो फील्ड पे होते हैं, जो कामनेस दिखाते हैं, जिस तरह से स्ट्रेटेजी को वो अडॉप्ट करते हैं, और वो खुद प्रेशर में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं जितना प्रेशर में जाऊंगा उतना ही मेरी जो गेम है वो खिलती है, उतना ही मैं अच्छा आउटपुट दे सकता हूं। तो सिमिलरली जब वो स्पोर्ट में वो दिखाते हैं कि भाई मैं प्रेशर को हैंडल करता हूं, सिमिलरली इन्वेस्टिंग में भी हमको याद रखना है कि हमको मार्केट वॉलेटिलिटी के टाइम हमको पैनिक नहीं होना है। अगर वो मार्केट वॉलेटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अगर जब मार्केट नीचे जाता है, मैंने बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स देखे हैं कि मार्केट से पैनिक हो जाते हैं और निकल जाते हैं। अगर वो एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी को स्टॉप कर देते हैं, वो कहते हैं कि भाई जब मार्केट ऊपर जाएगा, जब मार्केट अच्छा रिटर्न देगा तब मैं इन्वेस्टिंग करूंगा। बट प्रोडक्ट, अगर स्ट्रेटेजी अगर हमने राइट पकड़ी है, राइट देखी है, और हमारा टाइम टेन्योर हमने सोच कर रखा है कि भाई ये मेरा गोल है, ये मेरा टाइम है, उतने टाइम तक तो मुझे निवेश करना ही करना है, तो ये जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है, शॉर्ट टर्म साइडवेज है, जो शॉर्ट टर्म डाउनटर्न्स है, उससे मुझे नहीं घबराना है और उससे सामने मुझे लड़ना है। मैं लड़ कैसे सकता हूं? तो मैं ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके वो टाइम पे, अगर मेरी कैपेसिटी है, अगर मुझे वो अवेलेबिलिटी है पैसों की, तो मैं वो टाइम को भी मैं कैसे अपॉर्चुनिटी में उसको क्रिएट कर सकता हूं। जैसे एम एस धोनी ने कहा कि भाई मैं प्रेशर में रहता हूं तो मेरा गेम और अच्छी तरीके से निकल के बाहर आता है, वैसे ही अगर मैं इन्वेस्टिंग में वो टाइम पर मैं पैनिक ना हूं और मैं मार्केट से निकल ना जाऊं और ज्यादा से ज्यादा मैं पार्टिसिपेट करूं मार्केट में, क्योंकि ये एक जो दौर है, ये जो एक फेज है, क्योंकि देखिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ये जो बैड फेज है, उसमें वो प्रोसेस जर्नी में अगर आप टिक जाते हो, बन जाते हो, रह जाते हो, तो आप डेफिनेटली जीत हासिल कर पाओगे इन्वेस्टिंग में भी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे मैं एक पिक्चर के साथ डेपिक्ट करना चाहूंगा कि 2008 में जो क्राइसिस हुआ था, और 2008 वाले जो मार्केट में क्राइसिस है, ग्लोबल मेल्टडाउन हुए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस में थे, सब प्राइम का इवेंट हुआ था, राइट। तो वो टाइम पर ऐसे बहुत सारे इवेंट हो गए थे जहां पे सारे मार्केट्स, दुनिया के जो भी इक्विटी मार्केट्स थे और डेट मार्केट भी, वो भी पैनिक में आ गए थे, राइट। पर वो टाइम पर जो जिन्होंने अपनी एसआईपी को चालू रखा, राइट, उनकी वेल्थ क्रिएशन काफी अच्छे से हुई है। तो यहाँ पे मैंने एक सिर्फ एक डेपिक्ट किया है कि जो पर्सन ने 2008 में एसआईपी रखी, स्टार्ट की थी, और 2020 तक उन्होंने मेंटेन की, क्योंकि उनका गोल था 2020 का, बीच में बहुत सारे इवेंट हुए, उन्होंने एसआईपी कंटिन्यू रखी। तो उनका कॉर्पस, जिन्होंने वो पैनिक लेकर, जो वॉलेटिलिटी आई, जो डाउन टर्न्स आया, उसमें पैनिक होकर एसआईपी को स्टॉप कर दिया, राइट, तो वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाए। उनका वेल्थ क्रिएशन हुआ 6 लाख का, और जिन्होंने एसआईपी कंटिन्यू रखी उनको फायदा हुआ 32 लाख का, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई आप अगर स्पोर्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, स्पोर्ट्स आपको देखना पसंद है, ये पर्सन को देखना बहुत पसंद है, तो वो उनके जीवन से जो सीख मिलती है, जो जीवन से हमको की टेक अवेज मिलता है, वो हमको सिमिलरली इन्वेस्टिंग में भी ध्यान रखना है। क्योंकि अगर मैं इन्वेस्टिंग में पैनिक हो जाता हूं तो मेरी वेल्थ क्रिएट मैं नहीं कर पाता हूं। प्रेशर इज समथिंग यू फील व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर में जितना ज्यादा मैं मेरी प्रोसेस जर्नी को मैं फोकस रखूंगा, पेशेंस इनफ रहूंगा, तो मैं सक्सेस हासिल कर पाऊंगा मेरे इन्वेस्टिंग में भी, और डेफिनेटली स्पोर्ट्स में तो लोगों ने हासिल किया ही है। अभी ये जो लेसन है, लास्ट लेसन मैं ये कह सकता हूँ आज के दिन का, और भी बहुत सारी बातें करनी है, बट लेसन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे लास्ट सेशन लेसन है, द रोल ऑफ अ कोच एंड एडवाइजर, राइट। हमको यहाँ पे दो पिक्चर दिख रहे हैं। एक है मेसी का, मेसी के कोच जो रह चुके हैं गुराडियोला, वो बहुत ही पॉपुलर है, और मेसी हमेशा कहते हैं मैं जो भी बन पाया हूँ, जो भी कर पाया हूँ, जो भी मुझे सक्सेस मिली है, वो मेरे कोच की वजह से मिली है। सिमिलरली रमाकांत आचरेकर कोच थे द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के, द लेजेंड सचिन तेंदुलकर के, राइट। तो एवरी चैंपियंस नीड अ कोच, सिमिलरली एवरी इन्वेस्टर नीड्स एन एडवाइजर। जब आप आपके साथ कोई एडवाइजर को रखते हो, राइट, जो आपको हैंड होल्ड करे, जो आपको एक सही राह दिखाए, जो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे बताए कि आपको किस तरह से इन्वेस्टिंग करना चाहिए,
आपके कंसर्न्स क्या है, आपको कंसर्न्स को सेंटर स्टेज पर रखकर जो वो पूरा एक पोर्टफोलियो बनाता है, जो इन्वेस्टिंग आपको करनी है किस तरह से करनी है, राइट, जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर फोकस ना कर पे रिजल्ट के ऊपर फोकस करे कि आप कैसे जर्नी को अच्छी बना सकते हो आपके इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए इन्वेस्टिंग में जैसे स्पोर्ट्स में कोच कोई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्समैन को एक फोकस्ड वे में गाइडेंस देता है, सिमिलरली इन्वेस्टिंग में भी कोई फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आप अपॉइंट करते हो, उसकी सलाह लेते हो, उसकी एडवाइस लेते हो, तो वो डेफिनेटली आपको एक अच्छी तरीके से गाइडेंस दे सकता है, आपको एक अच्छी राह बता सकता है कि किस तरह से आपको निवेश करना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए और कौन सी चीजों से अवॉइड रहना है एज फार एज इन्वेस्टिंग इज कंसर्न। क्योंकि हमको ऐसे बहुत सारी बातें हमको मीडिया से मिलेगी, न्यूज में मिलेगी, कोई हमारे फैमिली फ्रेंड्स हमको बता पाएंगे कि हमको क्या करना है, पर क्या नहीं करना है वो मुझे लगता है कि आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर ही सही तरीके से बता सकता है। तो आप एक कोई फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ रहिए, साथ अपनाइए, उनके साथ हाथ मिलाइए, और वो आपको एक अच्छी तरीके से आपके जो फाइनेंशियल जर्नी है उसमें आपको गाइड कर सकता है। यहाँ पे मैंने एक केस स्टडी कहा है कि इन्वेस्टर विदाउट एडवाइजर, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि कोई भी ऐसा इन्वेस्टर है जो एडवाइजर की मदद नहीं लेता है और अपने एक सेट ऑफ माइंड से, एक सेट ऑफ प्रोसेस से वो इन्वेस्टिंग करता है। तो शायद से अगर उनको कोई एडवाइजर नहीं मिला है तो उन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टिंग उन्होंने या तो फिक्स डिपॉजिट्स में की है, या तो गोल्ड में की है, या तो कोई भी एक पर्टिकुलर एसेट में करके रखी है। पर अगर उनको कोई एक पर्टिकुलर एडवाइजर मिलता है जो उनके कंसर्न्स को ध्यान में रखता है, प्रोडक्ट के ऊपर फोकस ना करके प्रोसेस के ऊपर फोकस करता है, वो उनके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करता है, नॉट ओनली वन एसेट बट अ डिफरेंट डिफरेंट एसेट, होलिस्टिकली वो कैसे आपको गाइडेंस दे सकता है, तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में, आपके वेल्थ क्रिएशन में ये बदलाव आ सकता है और ये चेंज आ सकता है। यहाँ पे मैंने एक कॉर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे एक डेपिट किया है, ये बहुत ही रियल और प्रैक्टिकल पॉइंट मैं यहाँ पे कन्वे कर रहा हूँ। ये ऐसे ही मैंने कुछ नहीं बनाया है। जो कोई एक विदाउट एडवाइजर अगर कोई जाता है तो कॉर्पस वो अपने 60वें साल में 1.5 करोड़ के आसपास का बनाता है। बट साथ में अगर कोई एडवाइजर होता है, साथ में अगर कोई राह दिखाने वाला होता है, तो वही डायरेक्शन के साथ, एडवाइजर के साथ, हैंड होल्डिंग के साथ आप इक्विटी, डेट, गोल्ड, कमोडिटीज, फॉरेन इक्विटीज, रियल एस्टेट, सारे जगह पे डाइवर्सिफाइड करके आप आपका कॉर्पस 3 करोड़ तक भी पहुंचा सकते हो। क्योंकि वो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखता है, वो टैक्सेशन को ध्यान में रखता है, आपके कंसर्न को ध्यान में रखता है, आपके फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखता है, और फिर आपके सारे चीजों को ध्यान में रखकर होलिस्टिकली आपको गाइड करता है और हैंड होल्ड करता है। हैंड होल्ड इज ऑल्सो इक्वली पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि हैंड होल्ड हमेशा आप जब आप एक प्रेशर में आप आ जाते हो, आप जब आप एक ऐसा सैड फील करते हो कि भाई मार्केट रिटर्न्स नहीं दे रहा है, मार्केट बहुत नीचे जा रहा है, मार्केट में बहुत डाउनटर्न है, मुझे तो लगता है कि मैं वेल्थ बना ही नहीं पाऊंगा, मैं जितना बचा रहा हूं उससे मैं कैसे वेल्थ बना पाऊंगा। तो ये सब जो बातें हैं, जो चीजें हैं, उसको एक पर्टिकुलर कोच सारी बातों को ध्यान में रखकर, आपके इंडिविजुअल कंसर्न को ध्यान में रखकर वो एक प्लान बना के देता है और फिर आपको हैंड होल्ड करता है कि भाई ये जो मार्केट का डाउनटर्न है शायद से टेम्पररी है, कौन से कंसर्न की वजह से मार्केट नीचे गया है और कौन से कंसर्न की वजह से आप उसको एड्रेस करके वापस से आपका पोर्टफोलियो जो है अच्छी तरीके से रीबैलेंस करके आप कैसे ये डाउनटर्न मार्केट में भी अपॉर्चुनिटी लेकर आप अच्छे से इन्वेस्टिंग कर सकते हो। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल एडवाइजर किसी का कोई कोच नहीं है या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो जो वो इन्वेस्टर है वो बहुत बार अंडर इन्वेस्टमेंट करता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, जिसको उतना करना चाहिए, जैसी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, बट रैंडम इन्वेस्टमेंट करता है। कोई फ्रेंड ने कहा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई फैमिली मेंबर ने कहा वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। बट अगर कोई एक कोच होता है तो वो ये सब चीजों को एलिमिनेट करता है, क्योंकि हम हमेशा ऐसा कहते हैं, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर मैं हमेशा
मेरे क्लाइंट्स को और मेरे प्रोस्पेक्ट्स को ये कहता हूं कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का पोर्टफोलियो को कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों रिलेटेबल नहीं है। एक पर्टिकुलर पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन अलग हो सकती है और दूसरे पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशंस अलग हो सकती है। तो आपको दोनों को देखकर या आप दोनों को मिक्स मैच नहीं कर सकते। आपकी कंडीशन क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपके खर्चे क्या है, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, वो सारी चीजों को ध्यान में रखकर आपको एक हैंड होल्ड करने वाला जो आपका फाइनेंशियल कोच, फाइनेंशियल एडवाइजर, वो बखूबी कर सकता है। तो ये बातों को ध्यान में रखना है। ये लेसन्स आपको स्पोर्ट्स से तो आपने देखे हैं और लोगों ने लिए हैं, सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन ने लिए हैं और उसकी जर्नी को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया है। सिमिलरली इन्वेस्टिंग में भी ये चीजों को आप ध्यान में रखकर आप अच्छे से आपकी जो इन्वेस्टिंग जर्नी है उसको आप हासिल कर सकते हो। तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कौन से ऐसे स्पोर्ट्समैन है जिसको आप रोल मॉडल मानते हो या लेजेंड मानते हो, और सिमिलरली आप वो स्पोर्ट्समैन के देखकर सोचकर क्या आपको डिसिप्लिन याद आता है, पेशेंस याद आता है, एडेप्टेबिलिटी याद आती है, कामनेस याद आती है, राइट? तो वही सब चीजों को क्या आप आपके इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन ला सकते हो, पेशेंस ला सकते हो, आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, एडेप्टेबिलिटी, आप सिचुएशन बेस्ड चल सकते हो, और आप कामनेस रख सकते हो। ये आपको आज के दिन में सोचना चाहिए। आज के दिन का की टेक एवज मैं अगर कहूं तो यही था कि आपको फाइनेंशियल जर्नी में डिसिप्लिन रखना है, आपको इक्वली पेशेंस रहना है। आप अगर मार्केट वॉलेटिलिटी डाउन टर्न से आप घबरा जाओगे तो आप प्रेशर में आपका पोर्टफोलियो है, आपकी जो वेल्थ क्रिएशन जर्नी है वो आपकी नहीं बन पाएगी। आपको डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन उतना ही समझकर, ध्यान में रखकर, फिर इन्वेस्टिंग स्टाइल को समझकर, आपके कंसर्न को सेंटर स्टेज में रखकर आपको करना है। और जो ये कामनेस लानी है, ये जो हैंड होल्डिंग लानी है, वो डेफिनेटली आपको आपके लाइफ में कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल कोच या फाइनेंशियल मेंटोर आपके लाइफ में ला सकता है अच्छी तरीके से। तो वो बात आपको ध्यान में रखनी है। और फिर एंड में मैं इतना ही कहूंगा कि यू डोंट बिल्ड वेल्थ इन अ वन डे, यू बिल्ड इट ओवर अ डेकेड। You don't win a match in a one over, you win it over the full innings. Sports and investing both teach patience, discipline, adaptability, and guidance. Start early, stay consistent, and trust the process. Thank you. If anybody having any particular question, they can definitely ask me. We have uh, almost 10-15 minutes more where we can have a discussion, or anybody can ask any particular question related to investing. I'm happy to answer. Anybody, any questions related to any particular asset or investing style, or as far as the approach is the concern? If anybody any questions related to investing style or investing asset, maybe equity, maybe gold, maybe real estate, or any particular insurance or investment, any questions regarding a specific portfolio concern also, if anybody having, they can definitely. So a very good question, how to build a portfolio, right? So basically, as in NISM, I am sure that बहुत लोगों ने सेशन लिया होगा जहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुई होगी। डेफिनेटली आप जब पोर्टफोलियो को बिल्ड कर रहे हैं तो आपको वो कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्ड पोर्टफोलियो, देखिए, एसेट क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं इतना कहूंगा, मेरे एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी एसेट एसेट क्लास ऐसा है जो आपको अच्छे से रिटर्न्स और अच्छे से वेल्थ क्रिएट बना के दे सकता है, राइट? पर आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है?
पहले आपको वो नोट डाउन करके रखना चाहिए। आपको इन्वेस्टिंग करना है, आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है, किस वजह से आपको करना है, ऐसा क्या मोटिवेशन है, ऐसे क्या फाइनेंशियल गोल्स है, वो आप पहले नोट डाउन करिए। राइट। फिर आपके कैश फ्लो यानी आपके इनकम और एक्सपेंसेस क्या है, इनकम कितनी है, मेरे खर्चे कितने हैं, कितनी मैं सेविंग कर सकता हूं, और वो इन्वेस्टिंग जब आप करने की स्टार्ट करते हो तो कितना परसेंटेज आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि 30-30-30 रूल बहुत ही कॉमन रूल है। डेफिनेटली इट इज वेरी सब्जेक्टिव ऑल दो, बट ये बहुत ही एक बेसिक फंडामेंटल है कि 30-30 रूल आपको अपनाना चाहिए। 30% आपके जो बेसिक एक्सपेंसेस है वो आपको करने चाहिए आपके इनकम में से। 30% आप अगर आपके लाइफ में लाइबिलिटीज है, आपने होम लोन लेके रखी है, आपके और भी कोई लोन्स चल रहे हैं, तो उसको आपको ज्यादा से ज्यादा 30% कॉन्ट्रीब्यूशन रखना है। और फिर बाकी का जो 30% ये सब करने के बाद जो होता है वो आपको इन्वेस्टिंग करना है। तो और 10% जो बनता है वो आपको कंटीजेंसी के लिए रखना है। तो इसमें अगर लोन्स नहीं है तो आप एज आई एज 60% भी इन्वेस्टिंग कर सकते हो। आपके एक्सपेंसेस 30% तक नहीं होते हैं, बेसिक एक्सपेंसेस अगर वो 10-20% है, जो भी जहां पे भी जैसे भी बचता है वो आपको आपके इन्वेस्टिंग में उसको कन्वर्ट करना है। तो ही आप जितना जल्दी है उतना आप बना सकते हो वेल्थ। और टाइम इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लंबा रखना है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग और वेल्थ क्रिएशन, जितना टाइम आप दोगे रादर देन टाइमिंग द मार्केट्स, आप मार्केट को टाइम करने जाओगे और इन्वेस्टिंग करोगे तो शायद से सक्सेस नहीं मिल सकता है। बट जितना आप टाइम स्पेंड करोगे, अगर मैं स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, टेस्ट क्रिकेट, आप जितना ज्यादा क्रीज के ऊपर टाइम स्पेंड करोगे उतना आपको अच्छे से आपका टोटल हो सकता है और आप अच्छी तरीके से सामने वाले की टीम जो आपकी रहेगी उससे आप लड़ सकते हो। राइट। तो सिमिलरली इन्वेस्टिंग भी ऐसा ही है, इक्विटी इन्वेस्टिंग, कि जितना आप टाइम स्पेंड करोगे क्रीज के ऊपर, पोर्टफोलियो के ऊपर, उतना ही आप रिटर्न्स अच्छा पा सकते हो। किसी ने पूछा है कि सो कितना परसेंटेज गोल्ड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जिस हिसाब से, अगर ये क्वेश्चन मुझे 5-6-7 ईयर्स पहले होता तो मैं बोलता कि आपको 5-10% एलोकेशन गोल्ड में रखना चाहिए। बट लास्ट 5 ईयर्स जो सिचुएशन, ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन बनी है, जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर कंज्यूम होने लगा है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूंगा कि एटलीस्ट 10-15% का एलोकेशन आप गोल्ड में रख सकते हो। और प्रेजेंट सिचुएशन भी गोल्ड और सिल्वर, सिल्वर मैं ज्यादा कहूंगा, मेरा जो रिसर्च है, मेरा जो मानना है, सिल्वर के तरफ ज्यादा झुकाव जा रहा है। सिल्वर इज वेरी अट्रैक्टिव कंपेयर टू गोल्ड। डेफिनेटली गोल्ड एंड सिल्वर दोनों काफी कमोडिटी अच्छी है और अट्रैक्टिव है। यहाँ से एटलीस्ट 5-7 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कमोडिटीज में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट अगेन ये सिर्फ मेरी मेरी लिमिटेड जो मेरी रिसर्च है उसके बेसिस के ऊपर मैं कह रहा हूँ। डेफिनेटली हर एक पर्सन का इंडिविजुअल एक रिस्क प्रोफाइलिंग होता है, एक पर्टिकुलर कंसर्न्स होते हैं, उसको ध्यान में रखकर ही फिर आप इन्वेस्टमेंट करना। और अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल कोच है उसको भी साथ में लेना, उससे भी पूछना और फिर आपको एक डिसीजन पे आना। राइट। एनी अदर क्वेश्चन? Which fund recommended focusing silver? So there are many ETFs, exchange traded funds available. In mutual fund also, combination of gold and silver is also available. There are fund of fund available where you can invest in a silver. तो आप म्यूचुअल फंड स्पेस में थोड़ा देखिए, आपको ईटीएफ भी मिल जाएंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, और आपको म्यूचुअल फंड में फंड ऑफ फंड्स भी मिल जाएंगे जो गोल्ड और सिल्वर दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हो। आई होप जो भी ऑडियंस सुन रही थी
वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करती है। एक काफी अच्छा क्वेश्चन आया है, मिड कैप, मिड स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप विच बेटर। सो जब पोर्टफोलियो बिल्ड की बात आती है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 5 6 7 फंड आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, और फ्लेक्सी कैप भी होना चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप भी होना चाहिए। स्मॉल कैप और मिड कैप आपका टाइम टर्नर एटलीस्ट 10 12 15 साल 20 साल का अगर है, और या तो उससे भी ज्यादा का है, तो मिड कैप, स्टैंड अलोन मिड कैप और स्मॉल कैप काफी अच्छे से आपको रिटर्न्स दे सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग और वेल्थ क्रिएशन काफी अच्छे से हो सकता है। फ्लेक्सी कैप आपको 5 7 10 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है तो मैं फ्लेक्सी कैप कहूंगा। हालांकि फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं, तो फ्लेक्सी कैप एज अ लार्ज कैप लेकर करना, जिसमें थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप भी मिलता है, और स्टैंड अलोन मिड कैप और स्मॉल कैप भी रखना, वो भी काफी अच्छे से आप कर सकते हो। मैं मिड कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूंगा कि मैं लार्ज और मिड कैप वाला जो फंड होता है उससे मैं मिड कैप का एक्सपोजर लेता हूँ, और मैं फ्लेक्सी कैप से लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट का फोकस रखता हूँ। और लार्ज मिड और फ्लेक्सी कैप दोनों में स्मॉल कैप का एक्सपोजर आ जाता है, तो आप वैसे भी पोर्टफोलियो बना सकते हो। ये सिर्फ मेरा एक थॉट था। आप आपके इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपका कंसर्न क्या है उसको देखकर आप फिर डिसीजन लेना। सो सी, अब दोनों अगर एमएफ देखे और ईटीएफ देखे, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड में काफी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं, राइट। ईटीएफ में कंपलसरी आपको डिमेट में रखना पड़ेगा, राइट। ब्रोकरेज अलग से लगती है। म्यूचुअल फंड में भी डेफिनेटली एक्सपेंसिस है। अभी ईटीएफ में जब आप डालोगे तो ईटीएफ में एक्सपेंसिस भी है और अलग से ब्रोकरेज भी लगती है। बहुत बार अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होता है तो इनकन्वीनियंसी है रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, आप वो ईटीएफ्स में नहीं लगा सकते, यानी जो डिमेट वाले रहते हैं उसमें आप बहुत स्ट्रेटेजीज नहीं लगा सकते। कई बार आपको एसआईपीज करना है तो आप ईटीएफ्स में नहीं कर सकते। कई बार हमको एसडब्ल्यूपी करना है तो वो हम ईटीएफ्स में नहीं कर सकते। तो लिमिटेशंस है। तो अगर आपको वो लिमिटेशन आप अच्छे से समझते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो विद द ईटीएफ्स। इफ यू आर आफ्टर हियरिंग माय whatever the cons of ETF, then you should definitely go with the pure mutual funds, and which not be a dematted one, non-demat mutual funds. Yeah, at least 5 to 10% in other countries stocks also is a good thing. Definitely you can think over on that, where you can invest in a China, where you can invest in a US, because see, although there are many instances where China performed well, India doesn't perform. Where US perform well, but India doesn't perform. Where China not perform well, but India and US perform well. So yes, there are many cases where in many years some country perform well and some not. So you can definitely check on the other countries' investment option also, and especially in mutual fund. Global fund is very much available. You can definitely think on over that also, as far as investing and as far as diversification is concerned. My pleasure. Any other questions with respect to particular investing style or investing thing and all? Don't ask me any particular question about any particular company or stock, because I'm not very much well versed to guide you on the stock thing. But overall, in terms of planning, in terms of thought process, in terms of managing the behavior and all, definitely anyone can ask any particular question. CFA versus CFP, in what field can person make a career? So see, if you are a very much stick with personal finance, because see, CFA is kind of a more broad based, and if you wanted to go into the fund management style, or you want to manage the company's treasuries money and all, then you can definitely think over the CFA side. But if you want to manage
in personal capacity, if you want to work on the personal finance side of a personal or individual's investment, then definitely you should go with the CFP. So in current market, in my view, definitely lump sum can be work well in a hybrid funds, right? Where you want to invest in equity, but looking at the market condition, you are afraid of investing in equity, right? Then you can have a combination where you can investing in a multi-asset fund or a hybrid fund, right? Where you can have a equity, debt, other commodities, international equities, and all. You can have a multi-asset investment in a hybrid category. But yes, STP is also a good option where you are investing your lump sum money into a debt funds and slowly and steadily, because you never know. We cannot predict market in a shorter duration. 6 months, 1 year, 2 years is very difficult. Yes, we can with certain numbers and certain concerns, we can definitely assume that in a 3 years time or a 5 years time or a 7 years time, market will be a good return generator investment. So looking at that, yes, if you have a lump sum money and you want to invest in equity, then debt to equity is a good option. STP is a good option. But you don't want to park money into a lump sum with equity focused in mind. You can have a investing in a hybrid funds where equity is also there, debt is also there, and funds like a balance advantage fund is investing as per the market. Wherever market go upper side, they increase their equity exposure. If market is bad or volatile, they will increase the debt portion. So they will rebalance. You don't no need to worry on that part, and you can invest your lump sum money into hybrid as well in that case. I think last question I will take. What are the difference and risk profile of multi-cap and flexi-cap? So see, multi-cap and flexi-cap are both a different type of funds. Although both the category of funds invest in large, mid, and small. But in flexi-cap fund manager having the flexibility as per the market condition, as per the market situation. We talked about adaptability as far as the condition is concerned, right? As far as sports is concerned, we talked about F1 race and Lewis example. Similarly, as far as FlexiCap, looking at the market condition, adaptability will be there from the fund manager side, and he or she will increase and decrease the allocation as per the market. So there is no cap as far as आप इतना ही लार्ज कैप में डाल सकते हो, आप इतना ही मिड कैप में डाल सकते हो, आप इतना ही स्मॉल कैप में डाल सकते हो as far as flexi cap is concerned. But as far as multi cap, it's a cap. 25% only you can invest in a mid cap or large cap or small cap. Beyond 25% आप नहीं डाल सकते as far as multi cap is concerned. So, Sahil, should we wind up for the day or any other question? Yes, sir, we can. I think you have Yes, many yeah, yeah. Many questions asked. Uh, If anything is there, definitely. Still 5 minutes is there. yes, we can. Yeah, yeah. Should we close it? Yes, sir, we can. I think nobody's asking questions. And they Yeah, have yeah. all cleared that out. Yes, thank you. Yeah, thank you so much, sir. I would My like to pleasure. extend our heartfelt thanks for taking time and speaking at the webinar. Your insights, presentation, and knowledge as well truly made a lasting impact on our audience, sir. Thank you again, sir, for your My time. pleasure. Thank you. Thanks for the opportunity. Yeah, wishing you a wonderful day. Yeah. Thank you to participants as well for joining us today. Yeah. Thank you all for joining.